नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के सशक्त होने से राष्ट्र समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि से संबंधित अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई शक्ति प्रदान कर रही है। देश भर में प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन परियोजना केंद्र का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर वाशिंगटन में कल भारत और अमेरिका की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। देश भर में राम नवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर अब सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद नेशनल असेंबली कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में 21 मई को संसदीय चुनाव कराने को कहा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर हजारों लोगों ने रैली में भाग लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब किसान सशक्त होंगे तो देश और समृद्ध होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम पर अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं कृषि संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के माध्यम से देश भर की मंडियों को एकीकरण किया गया है। इसमें 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1,87,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में $50 अरब को पार कर गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 25 अरब 60 करोड़ डॉलर मूल्य के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात कर इतिहास रचा है। देश के कुल कृषि निर्यात का ये 51% है। सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल को एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर मिला है। ये पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह से भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से कोविड टीके की सतर्कता डोज दी जा रही है। दूसरे टीके के 9 महीने बाद ये टीका दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
अब तक देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के आबादी में से लगभग 96% को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि इसी आबादी में से लगभग 83% को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 2.4 करोड़ से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या समूह को एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों को भी पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसे और तेज किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना के खिलाफ संघर्ष को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इस बीच कोविड टीकों के मूल्य में भारी कमी की गई है। केंद्र सरकार से बातचीत के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों का मूल्य 225 रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 14,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 1,054 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में फिलहाल 11,000 लोगों का उपचार चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। असम में निजी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज देने का काम आज से शुरू हो गया। 18 वर्ष से अधिक आयु के वो सभी लोग जिन्हें दूसरी डोज लिए हुए 9 माह से अधिक समय हो चुका है, वो एहतियाती खुराक लेने के पात्र हैं। बिहार में अनेक प्राइवेट अस्पतालों ने अपने केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की एहतियाती डोज लगाना शुरू कर दिया है। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण केंद्रों पर सीधे पहुंचकर टीके लगवाए। आज रामनवमी का पर्व होने के कारण टीकाकरण की गति कुछ धीमी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके तेज होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सुबह गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नादा बेट में सीमा दर्शन परियोजना केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुउद्देशीय पर्यटन परियोजनाएं पूरी की गई हैं। बॉर्डर टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहाँ मीटिंग रिट्रीट समारोह मुझे भरोसा है कि आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर के सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों से इस कार्यक्रम से भर होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा देश विश्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। श्री अमित शाह नादा बेट में नादेश्वरी माता मंदिर भी गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सीमा दर्शन परियोजना शुरू करने का उद्देश्य लोगों को ऐसा अवसर प्रदान करना था जिससे वे ये जान सकें कि सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों का जीवन और कार्य किस प्रकार का होता है।
सीमा सुरक्षा बल प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में लगातार हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। सीमा दर्शन परियोजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सभी प्रकार के पर्यटक सुविधाएं और अन्य विशेष आकर्षण विकसित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रात अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर रवाना हुए। एक ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। अपने प्रवास के दौरान वो हवाई में अमेरिका हिंद प्रशांत कमान इंडो-पेकॉम मुख्यालय भी जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ उनकी अमेरिका यात्रा से भारत और अमेरिका की कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने मीडिया नोट के माध्यम से सूचना दी है कि उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारतीय मंत्रियों का 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में स्वागत करेंगे। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली का सत्र कल होगा। असेंबली सचिवालय के अनुसार उम्मीदवारों से आज नामांकन पत्र दाखिल करने को कहा गया है। कल देर रात अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान देश के प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया है। नेशनल असेंबली की कार्यवाही के संचालन के लिए स्पीकर का दायित्व संभाल रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के अय्याज सादिक ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित किए जाने की घोषणा की। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मई को संघीय चुनाव कराने का सुझाव दिया है। फिलहाल मॉरिसन के सत्ताधारी गठबंधन की संसद में 76 सीटें हैं। मतदान सर्वेक्षणों में सत्ता परिवर्तन की संभावना व्यक्त की गई है। एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में विपक्षी लेबर पार्टी की सरकार बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है, परंतु पिछले चुनाव में अधिकांश मतदान सर्वेक्षणों के नतीजों के विपरीत स्कॉट मॉरिसन ने बहुमत हासिल किया था। जॉन हार्वर्ड के बाद मॉरिसन ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। हार्वर्ड 4 चुनाव जीतने के बाद 2007 में लेबर पार्टी के केविन रूट से चुनाव हार गए थे। श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। राजधानी कोलंबो में कल हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को ब्याज दर रिकॉर्ड 700 आधार अंक बढ़ा दी। श्रीलंका में खाद्यान्न और ईंधन की भारी कमी तथा लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के सशक्त होने से राष्ट्र समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि से संबंधित अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई शक्ति प्रदान कर रही हैं। देश भर में प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन केंद्र का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर वाशिंगटन में कल भारत और अमेरिका की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। देश भर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर अब सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद नेशनल असेंबली कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में 21 मई को संसदीय चुनाव कराने को कहा।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर हजारों लोगों ने रैली में भाग लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर में पंचायतों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान सहित 6 केंद्रीय विभाग प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों में लगे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के पल्ली गांव में सभी 340 परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के हवाले से कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादी श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों पर हाल के आतंकी हमलों में शामिल थे। ताजा समाचार मिलने तक क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसे जम्मू कश्मीर में जनजातीय समुदायों के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राम नवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार राम नवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर अब सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों के साथ साथ स्वास्थ्य परिचर्या के माध्यम से समाज के गरीब लोगों की सेवा कर रहा है। उमिया माता को गुजरात के काड़वा पाटीदार समुदाय की कुल देवी माना जाता है। प्रधानमंत्री आज जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो माध्यम से संबोधित कर रहे थे। આ માના જ આશીર્વાદ છે કે આપણે બધા સાથે મળીને સદા સર્વદા ગુજરાતની ચિંતા કરતા રહ્યા છીએ, ગુજરાતના વિકાસને માટે મથતા રહ્યા છીએ, ગુજરાતના વિકાસ માટે હંમેશા કંઈ ને કંઈ યોગદાન આપતા રહ્યા છીએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के माधवपुर मेले को देश की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अद्भुत उत्सव बताया है। ये मेला गुजरात में पोरबंदर में समुद्र के किनारे माधवपुर गांव में आयोजित होता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में आकाशवाणी से पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में इसका स्मरण किया, जिसमें उन्होंने इस मेले को अद्भुत आयोजन बताया था। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से और दोपहर 3 बजे से होगा। दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7:30 बजे मुंबई में ही खेला जाएगा।
भारत ने पहली बार विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स और महिला डबल्स के खिताब जीत लिए हैं। भारत की दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल के साथ मिक्स डबल्स और जोशना चिनप्पा के साथ महिला डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनं वंदे मातरम्, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम्। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं।
CY चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्रनाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमनलाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए। 1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। CY चिंतामणि 1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब मौसम। केरल में मौसम विभाग ने पत्तनमतिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, केरल तट, कन्याकुमारी क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कर्नाटक में भीषण गर्मी से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ मिलकर लू से बचाव के लिए कार्य योजना 2022 तैयार की है। इन उपायों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए विद्युत कार्य योजना 2022-23 भी तैयार की गई है और विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू चल रही है। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ है, लेकिन शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार है। इन महानगरों में तापमान 23 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के सशक्त होने से राष्ट्र समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि से संबंधित अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई शक्ति प्रदान कर रही है। देश भर में प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन केंद्र का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर वाशिंगटन में कल भारत और अमेरिका की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। देश भर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात के जूनागढ़ में उमिया माता का मंदिर अब सामाजिक चेतना का केंद्र बन गया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे।
इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद नेशनल असेंबली कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में 21 मई को संसदीय चुनाव कराने को कहा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर हजारों लोगों ने रैली में भाग लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।